बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 अक्टूबर और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखूंगा। इनसाइड स्टोरी है। आधी बात बताऊंगा, पूरी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी पूरी बात बताने का वक्त नहीं है, लेकिन जो आधी बात आपको बताऊंगा वो इस खबर को, इस स्टोरी को मुनफरिद बना देगी और आपको अंदाज़ा होगा कि बात हो रही है मरहुमा शौकत खानम साहबा की औलाद की। इमरान खान साहब की दिलेरियों की दास्तानें तो आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं। आज मैं आपको इमरान खान साहब की हमशीरा और मरहुमा शौकत खानम साहबा की साहबजादी अलीमा खानम की दिलेरी की आधी दास्तान सुनाऊंगा। आपने डॉट्स, नुक्ते खुद से कनेक्ट करने हैं। अलीमा खानम साहबा को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्हें गिरफ्तार करने के बाद एक बड़ी ताकतवर शख्सियत के साथ उनकी बात करवाई गई और उन्हें कहा गया कि हमने सब मैनेज किया हुआ है, आपने बस जो डी चौक में एहतजाज है उसे कॉल ऑफ करना है। आपकी हम बात करवाएंगे। अचानक से कोई सहाफ़ी आ जाएगा सामने, वो आपका इंटरव्यू लेगा और ऐसा सवाल पूछेगा कि आपने उस जवाब में कह देना है कि अब डी चौक पर एहतजाज जो है वो कॉल ऑफ है। और जब तक SCO नहीं हो जाती, ये जो शंघाई तावन तंजीम का इजलास है इस्लामाबाद के अंदर, उसके बाद होगा। और यही खान साहब की पॉलिसी है, यही पार्टी की, या यही उनका हुक्म है, या यही उनका पैगाम था। और अगर आपने ये ना किया तो आपको ऐसे केसेस के अंदर फंसाया जाएगा, आपके ऊपर इतने पर्चे दिए जाएंगे कि आपका भी भाई की तरह लंबा अरसा जेल में गुजरेगा। आप अगले आधे घंटे में डिसाइड कर लीजिए, आपने लाहौर जाना है अपने घर। आपको हम फौरी तौर पर जमानत की भी जरूरत नहीं, आपको हम इस पर्चे में डालेंगे ही नहीं, आपको फौरी तौर पर छोड़ दिया जाएगा। आपने सिर्फ ये स्टेटमेंट देनी है, घर से जाके देनी है लाहौर, वहां से दे लें, यहां से देनी है, यहां से दे लें, बस ये स्टेटमेंट दे लें और बाकी हम सारी चीजें खुद हैंडल कर लेंगे। उस पर अलीमा खानम साहबा ने कहा, उस ताकतवर शख्सियत को। जाहिर है ये बिलमुशाफा मुलाकात नहीं थी, ये किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये पैगाम रसानी हो रही थी। तो उन्होंने वापस जवाब में कहा कि आधा घंटा नहीं, मैं आपको अभी बता देती हूं कि मैं एहतजाज कॉल ऑफ करने की बात नहीं करूंगी। आपने मुझे, मेरी बहन को जितने केसेस में फंसाना है, जो जो केसेस हम पे रजिस्टर्ड करने हैं, आप बड़े शौक से कर लीजिए। उनको फिर पूछा गया, ये आपका हतमी फैसला है? उन्होंने कहा हाँ जी, यही मेरा हतमी फैसला है। मैं डी चौक में एहतजाज की कॉल वापस नहीं लूंगी, वो इमरान खान का इख्तियार है, वो लेंगे, अगर लेंगे, उनसे किसी ने बात करनी है जाकर करे, मैं ये बात नहीं करूंगी। ये एक, मैं ये कहूंगा कि एक दिलेरी की दास्तान है, क्योंकि मैंने बहुत कम लोगों को इन मौक़ों के ऊपर इस तरह से दिलेरी के साथ खड़े होते हुए देखा है। हमारा खराज तहसीन, हमारे लिए तो वैसे भी इज़्ज़त और एहतराम की जगह पे है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उन्होंने अपने लिए मुश्किल को चुना और भाई के कॉज को या भाई के लिए तकलीफ़ का बायस नहीं बनी। बहनें वैसे बनती भी नहीं हैं, लेकिन आजकल का जो हालात हैं, जो फस्तायत है, उसमें अलीमा खानम साहबा का डट जाना और इस तरीके से बड़े ही दो टोक अंदाज के साथ इसका जवाब देना, ये बहुत ही एक, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही एक दिल गरमा देने वाली कहानी है। एक बहन भाई के प्यार की कहानी हमें पूरी पता है, लेकिन आपके सामने किसी दिन रखेंगे इंशाल्लाह, जब वक्त आएगा, और पूरी तफसील इसकी आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल आपको ये बताना था कि मरहुमा शौकत खानम साहबा की पूरी औलाद ही दिलेर है और पूरी दिलेरी के साथ आपके लिए, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए भरपूर कुर्बानी देने के लिए वो तमाम बहन भाई जो हैं वो जुट गए हैं, उनका ख़ानदान जुट गया है। अब जाहिर है पूरी कौम ने फैसला करना है कि उन्होंने रिस्पॉन्स कितना देना है। मैं जब कहता हूँ, आप कई दफ़ा बुरा मनाते हैं मेरी बातों का, लेकिन आप कहते हैं ये लीडर नहीं निकला, वो लीडर नहीं निकला, ये निकलेगा तो तब मैंने निकलना है, वो निकलेगा तो तब मैंने निकलना है। इस वक्त देखिए कि इमरान खान साहब, उनकी ज़ौजा मोहतरमा, उनकी दोनों बहनें, उनका भांजा, वो सब इसीलिए जेल में हैं कि आप निकले। तो अगर आपने निकलना है तो आपने निकलना है, अगर आपने नहीं निकलना तो आपने फिर इंतज़ार करना है, फ़लाँ कॉल दे, फ़लाँ कॉल दे, फ़लाँ निकलेगा तो मैंने निकलना है। तो जो लीडरशिप है, उन्होंने अपने हिस्से की कुर्बानी जो है वो दे छोड़ी है और वो आपके सामने है। फैसला जो है वो पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि उसके बाद जब अलीमा खानम साहबा ने जो है वो झुकने से इनकार किया, तो उन पर और उनकी बहन पर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट पर बारूदी हमला करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। जी हाँ, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने और उनकी बहन ने एक बारूदी मवाद के साथ सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट पर हमला करवाना था, जिसमें वो शामिल थी, और अब उस दहशतगर्दी के पर्चे के अंदर उन्हें
परसिक्यूट किया जा रहा है, और साथ ये कहा जा रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन है, असल में तो वो फ़ोन है जिसका पासवर्ड नहीं हमसे नंबर 1 हो रहा, और वो पासवर्ड हमें चाहिए, तो उसके लिए कह रहे हैं कि वो फ़ोन रिकवर करना है। फ़ोन उनके पास ही है, उसका बस पासवर्ड नहीं मिल रहा। तो अब देखते हैं उसमें हमने क्या करना है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने रखता हूँ, लाहौर से है। दिल खराश खबर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसन दिल खराश खबर है। यूट्यूब अलाउ नहीं करता कि हम आपकी जो बॉडी है, नेकेड बॉडी है, उसके ऊपर जो एहतजाज है, ज़ख्मों के निशान हैं, वो दिखा सकें, क्योंकि फिर वो उसे एक ग्राफिक और एक वायलेंस पर मबनी जो है वो वीडियो करार दे देते हैं। इसलिए ये ब्लर करके आपके सामने तस्वीर रख रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ये उमर मलिक हैं, ये एक सिंगर हैं, राइटर हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी। इन्होंने पाकिस्तान से बाहर कुछ नगमे बनाए, कुछ लिखा, और वो लिखना क्या था जो आम पाकिस्तानी की ज़ुबान है, आम पाकिस्तानी की बात है। ये इनका जुर्म अजीम बन गया। 1100 अरब रुपए जिन्होंने मनी लॉन्डर किए, पाकिस्तान को लूटा, या पाकिस्तान के महंगे बिजली घर लगाकर किकबैक्स में पाकिस्तान को लूटा, उनका वो कसूर नहीं जो उमर मलिक का है, क्योंकि उसने एक नगमा लिख दिया और गा दिया। उमर मलिक की आप पीठ इसमें नज़र आ रही थी। उमर मलिक को जब अदालत में पेश किया गया, मैं उसके साथ इसलिए भी महसूस कर सकता हूँ, मुझे ये भी पता है उन निशानों को देख के कि उमर मलिक को कैसे कैसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया होगा, लेकिन उसकी पीठ जो है, जो उसकी कमर है, वो मुकम्मल तौर पर सुर्ख हुई हुई है, और उसके ऊपर ब्रूजेज ही ब्रूजेज हैं, नील ही नील पड़े हुए हैं, और फटने वाली है उसकी कमर पीछे से, क्योंकि इस कदर बुरी तरह से गर्दन के पीछे और पीछे कमर पर तशद्दुद किया गया है। ये हाल है पढ़े लिखे पाकिस्तानियों के साथ हो रहा। और कसूर क्या है कि वो इंडिपेंडेंटली जो उनको लगता है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है, वो उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ये हक देता है, पाकिस्तान की जो भी इखलाकियात हैं, मुआशरत है, पाकिस्तान का मज़हब है, इस्लाम है, ज़ाहिर है, वो उनको हक देता है। तमाम चीज़ें उन्हें ये हक देती हैं, लेकिन हक हम नहीं देते तो फस्तायत नहीं देती। और ये सलूक पाकिस्तानियों के साथ उठाकर उन्हें उनके घरों से अगवा करके उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। दूसरी तरफ रिपोर्टर जो है, आगा सरवर, वो आपको पता है जिस तरीके से उठाए गए, उनका भी यही कहीं पर हश्र किया जा रहा होगा, और किसी को छोड़ा नहीं जा रहा जो आवाज़ बुलंद करे। अब आपने, जो मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपने अपनी आंखें खोलनी है। एक तो आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। कोई शख्स कहीं पे खड़ा होता है, क्योंकि उसको इजाज़त देता है चौधरी कि तू खड़ा हो जा, तुझे हमने लीडर बनाना है, उसको आप लीडर मान लेते हैं। और जिस शख्स को उन्होंने, जो उनको लगता है कि वाकई इमरान खान के साथ सच्चा है, वो सांस भी लेकर दिखाए, तो वो पार्टी का ओहदेदार ना भी हो, वो बेचारा आम सा रिपोर्टर हो, वो आम कोई गाना गा ले छोटा सा, वो आम सा वर्कर हो, उसे उठा के उसका क्या हशर किया जाता है। वो फिर उसके बाद डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, किसी शोबे से भी हो, उसको नहीं छोड़ा जाता। और जिसको खुद से हवा भर के लीडर बनाना हो, उसको फिर आपकी नज़रों में किसी को बहादुर, किसी को दलेर, किसी को समझदार, किसी को नंबर 1, किसी को नंबर 2, सब कुछ बनाकर पेश किया जाएगा। लेकिन जिसको नहीं करना उसको नहीं करना। ज़मानत जिसको देनी है सेम डे दे देनी है, नहीं देनी तो अलीमा खानम साहबा को नहीं देनी। इमरान खान की बहनों को ज़मानत नहीं मिलनी, बाकी लोगों को मिल सकती है। FIRs हुई हैं, इमरान खान की बहनों को उठा लिया है, और बहुत सारे लोगों पर FIRs हुई हैं, उनको उठाएं या ना उठाएं हमारी मर्जी है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। कौन से लोग हैं दर्जनों FIR होने के बावजूद उन्हें कोई हाथ नहीं लगाता, कौन से लोग हैं जिनके ऊपर FIR भी नहीं होती, पहले ही चुके जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है, और जाहिर है इमरान खान भी देख रहे हैं जेल में बैठे। ये आप में अल्लाह ने शऊर दिया हुआ है, अशरफुल मखलूकात बनाया हुआ है। आप खुद हर धागे को दूसरे धागे से अलग करके देखें। आपने देखना है कौन आपके सामने, मैं कोई नहीं होता, मैं तो हो सकता खुद गलत हूं, तो ये आपने अपनी शऊर की नज़र से देखना है। मैं गलत हूं, दूसरा गलत है, फलां गलत है, फलां सही है, ताकि कम से कम जब फैसला साजी का वक्त आए तो कहीं ये ना हो कि चौधरी साहब दोबारा ऐसे बंदों को घुसेड़ दें जो बाद में उनकी भी प्रोटेक्शन करें, इस पूरे सिस्टम की प्रोटेक्शन करें। मतलब कि आपके जिस्म के बाहर जो कोई चीज़ इन्फेक्शन है ना, वो आपको ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए तो वो जानलेवा होती है। तो अगर आपकी बॉडी को इन्फेक्टेड कर दिया तो फिर आप मारे गए। तो आपने ये ज़रूर अपनी पूरी नज़र से देखना है कि क्या वजह है कि उमर चीमा 1 साल से 1.5 साल से जेल में है। वो आपको हीरो बनता हुआ नज़र नहीं आता उस तरीके से। आपको सेनेटर एजाज चौधरी की कहानी कम ही लोग बताते हैं, आपको मियाँ महमूद रशीद की कहानी कम ही लोग बताएंगे, यास्मीन राशिद साहबा की कहानी कम ही, वो दलेर नहीं है। लेकिन ऐसे लोग
जिनको कोई हाथ नहीं लगाता वो सब कुछ कर सकते हैं, वो आपके सामने हीरो बना दिए जाते हैं, दलेर बना दिए जाते हैं। तो ये अल्लाह ने आपको शऊर दिया, आपने देखना। आगे चलते हैं, अगली आपके सामने जो खबर रखता हूं वो आप पहले ये वीडियो सुनिए। ये भी इसी चीज का शाखसाना है, इसी चीज के साथ कनेक्ट करूंगा और आपको बताऊंगा। ये जरा वीडियो सुनिए। ये सुन ले, चीफ आर्मी स्टाफ सुन ले, DGISI सुन ले, कोर कमांडर सुन ले, बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, आप सुन ले। अगर यही तर्ज है जो आप लोगों ने अपनाया हुआ है, इस तर्ज के साथ पख्तून आपके साथ नहीं वक्त गुजारेंगे, नहीं रहना चाहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। गुलाम है, आप तारीख देख ले। फिरंग आया था हमारे सरजमीन पर, औरंग आया था, बड़े बड़े ताकतवर आए थे, उन्होंने इस सरजमीन पर कब्जा तो किया था, मगर उनका अंजाम देख लो कि आज वो हमारे सरजमीन को दूर से भी नहीं देख सकते हैं। लिहाजा हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। मेरे दोस्त, बेगैरतों की जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, हम मजबूर है। एक बार फिर कहते हैं, मजबूर किया जा रहा है हमें। सुन ले कि ये आपके फायदे में नहीं होगा, आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा। अगर इस मुल्क के मीडिया में जुर्रत है, इनके कैंट के दरवाजे में बताऊंगा कि कौन कौन दहशतगर्द अंदर जाता है और बाहर आता है। पूरे मुल्क में ना मालूम अफराद नहीं है, सिर्फ पख्तून बेल्ट में है, और वो लोग जो हमारे हक की बात करते हैं उनको मारते हैं। वो अल्लाह अपने वतन के लिए हमारे सर भी कुर्बान है। एहतजाज की जरूरत है, एहतजाज करते हैं, मगर अगर ये जर्नल ना आईन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, पख्तून और बलूच उनके छमड़े निकालेंगे। सुन लिया आपने, बातें सुन ली। अब सोचिए ये बात किसी और ने की होती तो मामला कहां तक जाना था। ये कल बात की गई है। अब जरा इस बात को भी क्विकली कहूंगा क्योंकि वक्त कम है, लंबी बात इस पे मैं कर चुका हूं। मैं इनके जो जायज मुतालबात हैं, जो पश्तूनों के साथ जुल्म हुआ, मैं उसके साथ खड़ा हूं, हमेशा आवाज उठाऊंगा, लेकिन फिर सवाल भी उठाऊंगा। पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है, पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है, वो पाकिस्तान में यास्मीन राशिद के लिए आवाज नहीं उठा रहे, इनके लिए सिर्फ आवाज उठाते हैं। पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ पे जुल्म हुआ उस पर वो आंख बंद कर लेते, इनके लिए बात करते हैं। इनको तमाम बड़ी प्रेसेस जो हैं वो कवरेज देती हैं। आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में इस्लामाबाद के दिल में इनका जलसा करवाया जाता है और ये यही बातें करते हैं। फिर इन्हें कलअदम कराया जाता है, वहां पर लोगों को मार दिया जाता है और अगले दिन जरगा करने दिया जाता है। जाहिर है उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर है, उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने अमन अमान कायम रखना, वो तो बेचारे कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तो साहब बहादुर की बात कर रहा हूं। साहब बहादुर के लिए अगर कोई शख्स ये बात करे तो कहीं पर तो साहब बहादुर जो है वो कहते हैं लाल लकीर फेर दी है। मैं ये नहीं कह रहा इनके साथ ये कीजिए, मैंने तो इस चीज को कंडेम किया जब आपने पाबंदी लगाई, लेकिन कहीं पाबंदी लगाना, हटाना, उसके बाद फिर ये तकरीर करना, इतनी सख्त तकरीर करवाना जर्नैलों के खिलाफ, फिर इस्लामाबाद के दिल में ले जाके वहाँ भी ये तकरीरें करवाना, फिर शहादतें भी कर देना बंदों की, ये कहीं इमरान खान की जो ताकत है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको कम करने के लिए आप दोबारा एक और इशू के अंदर हवा तो नहीं भर रहे। ये आपने गौर से देखना है कि ये पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं कोई हतमी कंक्लूसिव बात नहीं कर रहा। आपने गौर से देखना है कि ये आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि इतनी शदीद बातों के बाद भी, इतनी शदीद बातों के बाद जो मैंने आपको सुनवाई, उसके बाद भी जिरगा जो है वो भी हो जाए। मैंने आपको दोबारा यहां कह रहा हूं कि यहां पर जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसकी तो मजबूरी बना दी ना। वो तो वहां लोगों की कत्लो गारत नहीं चाहती। अली अमीन गंडापुर को तो वो कोशिश करनी पड़ी कि सारे मामलात को मामूल पे, लेकिन जिन्होंने पाबंदी लगाई उन्होंने एक दिन पाबंदी लगाई रातों रात और अगले दिन उठा ली, मतलब कि मान गए वो, और उन्हीं के खिलाफ फिर इतनी सख्त बातें हो रही हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं। मुझे इसके अंदर कुछ और नजर आ रहा है। आप भी देखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट्स करके मुझे करेक्ट जरूर कीजिएगा। मैं बिल्कुल करेक्ट होने को तैयार हूं। मैंने कोई कंक्लूजन, मेरी कोई बायसनेस नहीं। जब इन पर पाबंदी लगी मैंने उसके खिलाफ बयान दिया। सबसे पहला मेरी पार्टी में शायद सबसे पहली स्टेटमेंट मेरी आई थी जब इन पर पाबंदी लगी, या इनके ऊपर जब वहां पर एक जर्नलिस्ट को उठाया, इनके ऊपर जो तशद्दुद या वायलेंस के लिए फोर्स इस्तेमाल करने की कोशिश की, मैंने भरपूर आवाज में कंडेम किया, अभी भी करूंगा। लेकिन सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, ये खुद से सोचिए। आगे चलते हैं जी। अगली ये है कि जब वक्त खत्म हो जाता है ना, तो जो बड़े बड़े अपने आप को ताकतवर समझते हैं, उनके साथ खड़े होने वाले लोग भी उनको डिफेंड नहीं करते। आज मिसाल बन रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीम अंजम, जो DGISI थे, अभी उनको रिटायर्ड हुए 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा। अभी तो उन्हें याद भी नहीं होगा कि वो रिटायर्ड हुए, और अभी से बयानात आ गए हैं कि असद तूर साहब ने भी स्टोरी की है और एक फाखर दुरानी है, उन्होंने भी स्टोरी की है। दोनों ने ये कहा है कि फाखर दुरानी ने तो कहा है कि नून लीग वाले ये कहते हैं
कि ये मंसूर अली शाह साहब को हम नहीं हटाना चाहते थे चीफ जस्टिस से, और काजी को हम एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे। ये तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजम अपने आप को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए करना चाहते थे। यही स्टोरी जो है वो असद तूर साहब कह रहे हैं कि पीपी और एस्टेब्लिशमेंट अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को पैगाम भेज रही है कि हम आपके खिलाफ नहीं है, हम नहीं काजी को एक्सटेंशन देना चाहते, हम उसे आईनी अदालत का हेड नहीं बनाना चाहते। ये सब कुछ नदीम अंजम साहब कर रहे थे। पता नहीं लोग सबक क्यों नहीं सीखते। नदीम अंजम साहब ने सबक क्यों नहीं सीखा, उससे पहले वालों ने क्यों नहीं सीखा, अब वाले क्यों नहीं सीख रहे। जब आप कुर्सी से उतर जाते हैं तो सारा मलबा आपके ऊपर डाल दिया जाता है। आप नदीम अंजम साहब एक्सटेंशन चाहते थे, नहीं चाहते थे, वो काजी को एक्सटेंशन देना चाहते थे, या वो मंसूर अली शाह साहब को रोकना चाहते थे या नहीं, ये पता नहीं सच क्या है। लेकिन आज मलबा उनके ऊपर सारे का सारा डाल दिया। सच भी आ जाएगा जाहिर है सामने। और अगर वो चाहते थे तो वो कैसे चाहते थे आपकी मर्जी के बगैर। वो तो पहले ही पिछले साल रिटायर्ड हो जाना था, वो तो पहले ही एक्सटेंशन पे थे, आपकी मरहूने मिन्नत थे। वो अकेले कैसे चाह सकते थे ये सब कुछ। तो ये भी बारीक वारदात है, इस पर भी नजर रखिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में 10,000 एकड़ जमीन सऊदी अरेबिया को खेती बाड़ी के लिए देने का फैसला किया गया है। अच्छा, अब जब मैं देखता हूं आप किसी भी जगह पर कोई भी चीज किसी को देते हैं, किसी के साथ कोई इल्हाक करते हैं, जाहिर है हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, हमें बहुत ज्यादा उनका वो बहुत एहतराम है, और हम एहतराम हमें करना भी चाहिए। लेकिन सवाल है, सवाल उठाने की क्योंकि इजाजत है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आइन में। अब सऊदी अरब अगर हमारे यहाँ रिफाइनरी लगाए, बहुत अच्छी बात है, उनका एक्सपीरियंस है, हमारे भी रिफाइनरी लगा दें, हम अपने लिए भी तेल साफ करें, दुनिया को भी तेल साफ करके उस पे से जो पैसा बचे कुछ वहाँ को 10-20 हज़ार बंदा काम करे, हमारे लिए फ़ायदा होगा। सऊदी अरब किसी और सनत में बेहतर है, उसमें हमें हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कर लें, हमारी PIA को बेहतर कर लें, वो एक रियाद को हब बना लें, एक कराची को बना लें, और इधर फार ईस्ट वगैरह को हमसे कनेक्ट कर दें, और बहुत सारी जगहों के ऊपर वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। हमसे लेबर जो है वो मंगवानी शुरू कर दें। यहाँ कॉलेजेस में नर्सेज आजकल बहुत पूरी दुनिया में चाहिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दें, नर्सिंग कॉलेजेस बना दें, स्कूल बना दें, और यहाँ पर पाकिस्तानियों को ट्रेन करें, और फिर उन्हें UAE में, गल्फ में और दूसरे मुल्कों में हम भेज सकें। इसी तरीके से इंजीनियर्स, इसी तरीके से और शोबों में पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट कर दें। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हैं? खेती बाड़ी में। जरखेज जमीन 10,000 एकड़ जो है वो जरखेज जमीन खेती बाड़ी के लिए वो सऊदी अरेबिया को दी जा रही है। अच्छा, यहां पर आप रुकिएगा जरा। अब सवाल यह है कि सऊदी अरब क्या कोई एग्रीकल्चरल कंट्री है? क्या उनका वसी तजर्बा है? क्या वो मॉडर्न एग्रीकल्चरल जो है उस पर उनकी रिसर्च है, यूनिवर्सिटीज़ हैं? वो पाकिस्तान में 10,000 यहाँ पर कॉर्पोरेट फार्मिंग करके क्या दूसरी जगहों पर एक मिसाल बनाएंगे? क्या उनकी उस फार्मिंग टेक्निक से हमें कहीं और फ़ायदा मिलेगा? क्या जो सऊदी अरेबिया है वो दुनिया के उन मुल्कों में है जो एग्रीकल्चर में टॉप 5 रिसर्च कर रहे हैं, या उनका अपना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है? जवाब है नहीं। तो फिर यह समझ से बाहर है कि सऊदी अरब को जहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी वहां तो नहीं कर रहे। 10,000 एकड़ जरखेज ज़मीन उनको दी जा रही है। ये सब कुछ क्या है? क्या शिकारगाहें बनाई जा रही हैं? नई क्या बनाया जा रहा है? अमाज गाहें, शिकार गाहें अमीर लोगों की हो सकती हैं वहां पर, और तो मुझे इसमें कोई वजह नजर नहीं आती। क्या ये बाहर से पैसे लेने का आसान तरीका है कि पाकिस्तान की जमीन देना शुरू की जाए? ये तो फिर कोई भी कर सकता था। तो ये वो चंद सवालात हैं जो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आपने उनका जवाब अपने जहन में सोचना है। आगे खबरें हैं कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें उसकी कहानी ये कि उसमें पीपल्स पार्टी ने अपना मसवदा दिया, सारे लोगों से हल्फ भी लिया कि इसको आपने किसी से शेयर नहीं करना। नून ने भी अपना दिया, सबके अपने अपने मसवदे वहाँ फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक कोई हतमी मसवदा नहीं है। ये अभी बन रहे हैं और वो कोई मसवदा एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं ले रहा। तो इसका मतलब ये कि जब मसवदा था नहीं तो वो मसवदा कौन सा था जो पास करवाने की कोशिश की जा रही थी? वो तो फिर कहीं और से ही आया था, जाहिर है। तो आज भी मसवदा जो है वो कोई एक नहीं है। असल मसवदा कहाँ है उसका किसी को इल्म नहीं है। मुझे बहरहाल क्योंकि आप वक्त हो गया, खबरें तो और भी थीं, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त देनी है आपने, क्योंकि जो खबरें रह गई हैं वो हमने आज के पंजाबी व्लॉग में कवर की हैं। यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।